हेलो भाई लोग। आज हम बात करेंगे 7-8 चीज़ों के बारे में जो हमें कनाडा आने के बाद करनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें से मैं सभी को लिस्ट डाउन किया और मैंने जब देखा कि ये कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें 2 महीने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुई कि भाई काश मैं ऐसी 1-2 वीडियो देख लिया होता इंडिया से। सबसे पहला काम ये है कि जब भी आप लैंड हो, तो स्टडी परमिट लेना ना भूलें। भूलेंगे क्या, आप कनाडा वाले आपको भूलने नहीं देंगे। तो स्टडी परमिट और साथ ही साथ आपको वर्क परमिट भी एयरपोर्ट पे ही मिल जाएगा। जब मैं आया था टोरंटो एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे स्टडी परमिट और वर्क परमिट दोनों एक साथ में ही प्रिंट करके वो दे दिए थे। और स्टडी परमिट और ये वर्क परमिट मिलने के बाद जब हमें वेरिफिकेशन वगैरह उसके बाद हुई हमारी। तो ये सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, स्टडी परमिट और वर्क परमिट। ये वही डॉक्यूमेंट है जो आपको जब तक आप कनाडा में हैं, तो ये आपको एक प्रूफ के तौर पे हर जगह पे मांगा जाता है। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस के तौर पे भी इसको यूज़ किया जाता है। दूसरा पॉइंट होता है सिम कार्ड का। सिम कार्ड आप यहाँ पे 3 तरीके से ले सकते हैं। सबसे पहला और ईज़ी तरीका, आप अपने होम कंट्री मँगा लीजिए सिम को, और वो आपके कंट्री बड़ी ईज़िली पहुँच जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पहला तो ये है जो मैंने ऑप्ट किया था, मैं ई सिम मँगा लिया था। वो मेरे गूगल पे एक कोड आ गया था, क्यूआर कोड, मैंने स्कैन कर लिया था कनाडा लैंड होने से 1 घंटे पहले एयरपोर्ट उतरते ही। तो वो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि आप एयरपोर्ट पे आके खुद जो आप कंपनी का सिम लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप आके अपना प्लान वगैरह भी चेक कर सकते हैं, कौन सा आपको लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कौन सी कंपनी आपको अच्छी लग रही है। इसमें एक सहूलियत हो जाती है। तीसरा ये है कि जब आप अपने घर तक पहुँच जाएँ, तो आप खुद चले जाएँ किसी भी स्टोर पे। अगर आपको फ़ोन के साथ प्लान लेना है, तो वहाँ पे आप अपना ऑफ़र वगैरह चेक कर सकते हैं। तो ये भी सहूलियत है। लेकिन सिम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? सिम इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी आप पार्ट टाइम खोज रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको एक नंबर देना होगा जिस पे आपको एम्प्लॉयर कॉल करके कोई भी अपडेट देगा। तो इसलिए सिम कार्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरा पॉइंट है सिन नंबर। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस सिन नंबर के साथ ही आप काम करने के लिए एलिजिबल होंगे, और एम्प्लॉयर आपको सारी पेमेंट इस सिन नंबर पे ही ट्रांसफ़र करते हैं। ये एक रिकॉर्ड के तौर पे रखा जाता है कनेडियन गवर्नमेंट के पास कि आपने कितने आवर काम किए हैं और किस किस एम्प्लॉयर के साथ आपने काम किया हुआ है। अब ये सिन नंबर आपको 2-3 जगह से मिल सकता है। पहला, जब भी आप लैंड करते हैं जिस भी एयरपोर्ट पे, तो एक बार आप चेक करें कि वहाँ पे सिन नंबर लेने की सुविधा है या नहीं है। टोरंटो एयरपोर्ट पे ये सुविधा है कि आप सिन नंबर ले सकते हैं, बट 2 दिन को छोड़ के, सैटरडे और संडे ये ऑफ होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे आप सिन नंबर नहीं ले पाएंगे। मेरे केस में यही हुआ था। सिन नंबर मैं लेने जब गया था, तो मैं शायद सैटरडे को आया था या संडे को, दोनों में से किसी एक दिन आया था। तो उस दिन अनफॉर्चुनेटली मेरा लक अच्छा नहीं था, तो मैं नहीं ले पाया। दूसरी जगह है जहाँ पे आप ले सकते हैं, वो है आपका खुद का कॉलेज। मैं अपना सिन नंबर कॉलेज से लिया था। कॉलेज में मैं जब आया तो बिल्कुल भीड़ वगैरह कुछ भी नहीं थी। मैं अकेला गया, वहाँ पे 2 ऑफिसर बैठे हुए थे, तो उन्होंने मेरे से डिटेल मांगी, स्टडी परमिट लिया, और 5 मिनट के अंदर मेरा सिन नंबर मेरे को मिल गया। एक फॉर्म फिल करना था, वो फिल करने के बाद वो मेरे को सिन नंबर दे दिए। तीसरी जगह है सर्विस कनाडा। यहाँ पे आपको सिन नंबर, कोई भी ऑफिशियल काम है स्टूडेंट का, तो ये सर्विस कनाडा डील करता है। तो सर्विस कनाडा से भी आप ये चीज़ ले सकते हैं। वहाँ पे आपको स्टडी परमिट और आपका पासपोर्ट, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो लेके आप जाएंगे, तो वहाँ पे आपको सिन नंबर मिल जाएगा। लेकिन सर्विस कनाडा में दिक्कत क्या आती है कि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा भीड़ का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप पहले से ही देखें कि अपॉइंटमेंट बुक करनी है या किस टाइम पे आपको जाना है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी-सी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, और फिर आप वहाँ से भी ये चीज़ ले सकते हैं, और ये ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना ना आपका अकाउंट खुलेगा, ना एम्प्लॉयर आपको जॉब देगा। तो ये दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, तो इसलिए सिन नंबर ज़रूरी है। भाई चौथा काम है, ये तो कर ही लेना आप, नहीं तो ना आपकी जीआईसी आएगी, ना आपका बैंक अकाउंट।
मतलब ये है कि बैंक अकाउंट आपको खुलवाना है, और इसके लिए 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। पहली ये कि बैंक जाने से पहले आप बैंक को कॉल करो और पूछो कि भैया कब की बैंक की अपॉइंटमेंट आपके लिए अवेलेबल है। तो वहाँ पे आपको 2 काम करने हैं। पहले तो जीआईसी का अकाउंट खुलवाना है, और दूसरा सेविंग अकाउंट खुलवाना है। ये दोनों अलग-अलग सेपरेट अकाउंट होंगे। मेरे सीन में ऐसा हुआ था कि मुझे बैंक नहीं जाना पड़ा था जीआईसी अकाउंट खुलवाने के लिए, क्योंकि मैं जब फ़ोन किया था कस्टमर केयर को तो उन्होंने ऑनलाइन ही सारा काम मेरा कर दिया था। ऑनलाइन ही मेरा वेरिफ़िकेशन हो गया था, सब कुछ हो गया था। बट मेबी आपके केस में ऐसा ना हो तो आपको विज़िट करना पड़ सकता है, जो आपकी ब्रांच होगी। बट जो मेरे सेविंग अकाउंट था उसके लिए मुझे जाना पड़ा था स्कोशिया बैंक, और वहाँ पे मुझे सारी डिटेल मुझे भरनी पड़ी थी, और वहाँ पे कई सारी डॉक्यूमेंट उन्होंने मेरे से मांगा था, जैसे स्टडी परमिट मांगा था, फिर मेरा एड्रेस उन्होंने लिया था, फिर मेरा पासपोर्ट की भी कॉपी उन्होंने ली थी। तो वहाँ पे 2-3 चीज़ें आप करके आइएगा, जैसे कि एक तो आप क्रेडिट कार्ड के लिए ज़रूर अप्लाई करिएगा। डेबिट कार्ड वो आपको 10 दिन के अंदर दे देंगे। उसके साथ एक कार्ड और आता है, वो सिंपली नहीं, वो बस शॉपिंग करने के लिए होता है, कोई कार्ड है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो खुद ही दे देंगे। तो ये काम आपको करना ही करना है, क्योंकि नहीं तो फिर आपकी जीआईसी जब आपके पास नहीं होगी, ना आप रेंट दे पाएँगे, ना आप ग्रोसरी ले पाएँगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कामों में से एक काम ये भी है, तो इसको आप ज़रूर करिएगा। और जीआईसी का अकाउंट खुलवाते टाइम आप ये ध्यान रखिएगा कि आप उसी बैंक में आप खुलवाएँ जीआईसी का अकाउंट, जो आपके कॉलेज से पास में हो। ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे अकाउंट में जीआईसी खुलवा लिए जिसके लिए आपको 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है अपना अकाउंट को खुलवाने के लिए। तो अपने एजेंट से पूछिएगा कि भाई आप किस अकाउंट में खोल रहे हैं और कौन सी ब्रांच है उसकी। तो इससे आपके लिए ईज़ी हो जाएगा यहाँ पे अपने बैंक को एक्सेस करने के लिए। क्योंकि मेरे केस में ऐसा हुआ था कि मेरे एजेंट ने अपनी कमीशन के चक्कर में मेरा अकाउंट खुलवा दिया था आईसीआईसी बैंक में, जिसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा टफ है। ना कोई ब्रांच है इसकी नियर बाई मेरे कॉलेज के, ना इनके रिप्रेजेंटेटिव अच्छे से आपसे बात करते हैं। बाकी बैंक के जो एम्प्लॉई हैं वो आपसे अच्छे से बात भी करते हैं और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजते हैं। लेकिन आज जो आईसीआईसी वाले हैं इनका अलग ही गेम है, बस कमीशन पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए आप मेक श्योर करिएगा कि जीआईसी आप उसी बैंक में खुलवाएं जो आपके कॉलेज के नियर बाई हो। पांचवी बात जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपको अपने कॉलेज से रूबरू करा देती है। तो है भैया, कॉलेज विजिट। कॉलेज विजिट करना नहीं भूलना है। यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जब मैं अल्गोरिथम कॉलेज में आया था पहले दिन, तो पहले दिन ही मेरे को बस पास, आईडी कार्ड, आईडी कार्ड से मैं यहाँ की सारी सुविधाओं को एक्सेस कर पाता हूँ, और बस पास से पूरे ओटावा में घूम पाता हूँ। ये दोनों चीज़ें मेरे को फ्री में मिल गई थी। आपके कॉलेज वाले अगर चार्ज करते होंगे तो आई डोंट नो, बट ये मैंडेटरी है। उसके साथ साथ जब आप, एक प्रो टिप ये है मेरे साथ कि भाई जब भी आप यहाँ पे बस यूज़ करेंगे तो आपको दो एप्लीकेशन का ध्यान रखना होगा, वो है ट्रांजिट और गूगल मैप। ये दोनों आपको पूरे ओटावा या पूरे कनाडा में घूमने के लिए आपकी भरपूर सहयोग करते हैं, क्योंकि इस पे एक्यूरेसी भी अच्छी रहती है इनकी, और वैलिड ये इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये रही पांचवी बात, क्यों आपको कॉलेज जाना है, जहाँ पे आपको आपकी मेडिकल के लिए भी ये मेडिकल इंश्योरेंस भी आपको यहाँ से मिल जाता है, तो वो भी आपको कॉलेज वाले ही बताएंगे कि कैसे एक्सेस करना है। तो ये रही बात कॉलेज विजिट की। भाई 6 नंबर पॉइंट की अगर बात की जाए तो शायद इसी के लिए हम सारे आए हुए हैं, पार्ट टाइम जॉब, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अकोमोडेशन। अकोमोडेशन पे मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट ये वीडियो हो जाएगी, और फिर दिक्कत ही दिक्कत है। तो हम बात करेंगे अभी पार्ट टाइम जॉब का, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब इंस्टेंटली तो मिल नहीं जाएगी। क्योंकि मैं कनाडा में आया था तो मुझे 7 दिन लग गए थे, 7 से 8 दिन लग गए थे पार्ट टाइम जॉब खोजने में। लेकिन पार्ट टाइम जॉब आते ही आपको खोजनी शुरू कर देनी है। जैसे ही जिस दिन आप लैंड हुए कनाडा में,
उसके अगले दिन आप अपनी सीवी नियर बाई मार्केट में आप जाइए और फिजिकली दे के आइए। और मैं तो ये भी सजेस्ट करूँगा कि 10-15 या 20 सीवी आप इंडिया से ही प्रिंट आउट करा के लाइए। और आने के बाद 1 हफ्ते तक इन सीवीओ को बस आप दे आइए। रिज्यूमे अपना सारे स्टोर पे, जितने भी ग्रोसरी स्टोर, रेस्टोरेंट, जितनी भी चीज़ें हैं जो भी मार्केट में हैं, सभी पे आप दे आइए। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि उस जब आप आ रहे होते हैं तो उस टाइम पे एम्प्लॉयर भी अपने नए नए बच्चों को हायरिंग कर रहे होते हैं। तो अगर आप टाइम पे अगर चले जाते हैं तो हायरिंग जल्दी हो जाती है। नहीं तो फिर यहाँ पे मैंने कई बच्चे देखे हैं जो 2 महीने 3 महीने तक इनको पार्ट टाइम जॉब ही नहीं मिलती है। तो ये बड़ा टफ काम नहीं है, बट ये इसको टफ बना देते हैं बच्चे, क्योंकि इसको वो टाइम ले लेते हैं। और या तो मैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आलस की वजह से ये सारी चीज़ें मिस कर देते हैं, पार्ट टाइम जॉब उनको नहीं मिल पाती। तो फोकस पार्ट टाइम जॉब होनी चाहिए। जैसे ही आप लैंड करते हैं उसके अगले दिन से ही पार्ट टाइम जॉब खोजना शुरू कर दीजिए। 7वां पॉइंट, 7वां पॉइंट, ये 6 काम जब आप कर लें तब आप 7वें पॉइंट पे आइएगा। 7वें पॉइंट पे मैं कुछ लाइसेंस की बात करूँगा। पहला तो ड्राइविंग लाइसेंस, दूसरा सिक्योरिटी गार्ड लाइसेंस। ये दोनों चीज़ें आपकी लाइफ को ईजी बना देंगी। अगर आपके पास सिक्योरिटी लाइसेंस है तो आपको एक ईजी जॉब जॉब मिल जाएगी, जिसमें आपको बस सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी होगी। सिटिंग जॉब हो सकती है जहाँ पे आपको फिजिकल वर्क नहीं करना होगा। और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, और फिर तो आपके पास और ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि आप फेडेक्स में जॉब कर सकते हैं, डिलीवरी का काम कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ईज़ी काम और मोर मनी दोनों का एक्सेस हो जाता है। और गलती से भी अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस और सिक्योरिटी गार्ड लाइसेंस को मिक्स करके अगर आपने जॉब ले ली, सिक्योरिटी गार्ड पेट्रोलिंग का, फिर तो भैया आपके चांदी चांदी हैं, क्योंकि इससे अच्छी जॉब यहाँ पे कोई होती ही नहीं है पार्ट टाइम में। तो ये लाइसेंस आप ये बेसिक सारी चीज़ें करने के बाद ज़रूर अप्लाई करिएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, हैव अ गुड डे।